हेलो एवरीवन, दिस इज दिनेश कुमार। वेलकम्स यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी पॉइंट। आज मैं आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी फिगर ऑफ स्पीच से। तो यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि सीटेट हुआ, टेट हुआ, यूपी टेट हुआ, या फिर टीजीटी, पीजीटी, एलटी हुआ, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो आप वीडियो इसके मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। निश्चित रूप से अंत तक आपको लगने लगेगा कि बहुत से रूल्स जो फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड हैं, बहुत से क्वेश्चंस जिसमें आप अभी तक डिफिकल्टी महसूस करते थे, वो सब बहुत ही इजी हो जाने वाली हैं। इसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ। हाँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, बट आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लगातार आपके लिए लाता रहता हूं। साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल की मेंबरशिप को लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप प्लान को देख सकते हैं, और वहीं पर चैनल के मेंबरशिप के बेनिफिट्स का इंट्रो वीडियो मिल जाएगा। क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं और मेंबरशिप के क्या फायदे हैं जान सकते हैं। जब भी आप मेरे वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक मिल जाती हैं, जिन पे क्लिक करके आप डायरेक्टली उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए, ज्यादा बात नहीं करना है, फटाफट देख लेते हैं अपने 25 क्वेश्चंस को। कौन कौन से क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। लेट्स स्टार्ट। आशा करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। साथ ही साथ कमेंट करिए, मुझे मोटिवेट करिए, और जो भी फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, आप बिल्कुल दे सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। आप अपना चैनल समझिए, इसे जो भी मन में आए बिल्कुल बेहिचक एज अ फ्रेंड कुछ भी कह सकते हैं, कोई सजेशन दे सकते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं अपने 25 क्वेश्चंस को। हेलो दोस्तों, तो ये रहा आपका फिगर्स ऑफ स्पीच। इसमें आपको आज मिलेंगे टोटल 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि रहेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड। और ये आपका पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड नहीं है। तो यहाँ पर आप पार्ट फर्स्ट नोट कर लीजिए, इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ स्टेटमेंट इज मेड एम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, वो कौन सा अलंकार है जिसके प्रयोग से किसी स्टेटमेंट को मेड एम्फेटिक यानी सशक्त बनाया जाता है, यानी किसी साधारण से कथन को बलपूर्ण कथन बनाया जाता है बाय ओवर स्टेटमेंट, यानी हद से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके जब उस कथन को पेश किया जाता है, या हद से ज़्यादा घटा करके पेश किया जाता है, तो वहाँ पर वो जो स्टेटमेंट होता है वो इम्फेटिक हो जाता है। तो ये किस अलंकार के प्रयोग करने से ऐसा होता है। तो साधारण सी बात कहें कि आपको बताना है कि वो कौन सा अलंकार है जिसमें साधारण सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके या बहुत घटा करके बात किया जाता है। तो आप समझते होंगे ये होता है आपके अतिशयोक्त अलंकार में, जिसका इंग्लिश होता है हाइपरबोल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। हाइपरबोल की हिंदी होती है अतिशयोक्त अलंकार। तो अतिशयोक्त अलंकार में ही ऐसा होता है कि साधारण से कथन को ओवर स्टेटमेंट बनाया जाता है प्रभाव दिखाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड ओनोमेटोपोइया। ये कहा जा रहा है कि यहाँ नीचे 4 सेंटेंसेज हैं, इसमें से कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसमें यूज हुआ है फिगर ऑफ स्पीच ओनोमेटोपोइया का। ओनोमेटोपोइया का हिंदी होता है ध्वनि सूचक अलंकार। तो आपको बताना है किस सेंटेंस में ध्वनि सूचक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले हम ध्वनि सूचक अलंकार की परिभाषा जान लेते हैं, यानी कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई ध्वनि की सूचना देने वाला शब्द यूज होता है, तो वहाँ पर ध्वनि सूचक अलंकार होता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा सेंटेंस है जिसमें ध्वनि की ओर इंडिकेशन हो रहा है बाय यूज ऑफ वर्ड। तो यहाँ पर एक लैपिंग यूज हुआ है। लैपिंग का अर्थ होता है पानी का छप छप करना। आई हर्ड द वाटर लैपिंग, यानी मैंने पानी के छप छप को सुना ऑन द क्रैग, यानी किनारे पर, खड़ी चट्टान पर। कोई तालाब है या नदी है या समुद्र है, उसके किनारे चट्टान है, तो पानी की लहरें आकर के छप छप करके उस पर टकराती हैं। तो यहाँ पर जो लैपिंग यूज हुआ है वो
ऑब्वियसली इंडिकेट कर रहा है एक वॉइस को, वॉइस ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ आपको बताना है कि यहाँ एक जो सेंटेंस दिया गया है, व्हाट इज दैट डीज लाइक मर्मर दैट आई हियर, इस सेंटेंस में किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस सेंटेंस का अर्थ क्या है। व्हाट इज दैट डीज लाइक मर्मर, मर्मर मीन्स होता है बड़बड़ाना या भुनभुनाना, और डीज लाइक का मतलब होता है बिलाप करने जैसी आवाज़। ये दोनों जो शब्द हैं ये वॉइस की वर्ड इंडिकेशन दे रहे हैं, ध्वनि की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे, जिस किसी सेंटेंस में किसी ध्वनि की तरफ इंडिकेशन करने वाले वर्ड का यूज होता है वहाँ पर ध्वनि सूचक अलंकार होता है। तो बिल्कुल आप यहाँ पहचान सकते हैं, नंबर सी पे मिल जाएगा ओनोमोटोपोइया, इसका अर्थ होता है ध्वनि सूचक अलंकार। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मे बी द डेफिनेशन ऑफ एलिट्रेशन। यहाँ पर एलिट्रेशन एक वर्ड यूज हुआ है जो फिगर ऑफ स्पीच है। आपको बताना है कि इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। तो चलिए देखते हैं एक करके। टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड, नो, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीमोरॉन। नंबर वी देखते हैं, रिपीटेड कॉन्सोनेंट्स इन सेंटेंस, यानी किसी सेंटेंस में व्यंजन लेटर का बार बार प्रयोग होना। तो यहाँ भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। नंबर सी देखते हैं, आर रिपीटेशन ऑफ अ स्पीच साउंड, यानी कोई आप वाक्य कह रहे हैं उसका जो साउंड है वो वर्ड के सीक्वेंस में, ये क्रम में क्या होता है, रिपीटिशन होता है, रिपीट होता है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ड को बार बार रिपीट करके किसी स्पीच साउंड को बार बार लाया जाता है, यानी एक ही स्पीच साउंड को बार बार पेश किया जाता है शब्दों के द्वारा, बार बार शब्दों के प्रयोग के द्वारा। ऐसे में क्या होता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ये सही तो है, लेकिन इसमें कन्फ्यूज़न है। यदि आप अच्छी पकड़ चाहते हैं फिगर ऑफ स्पीच पे, सारे कन्फ्यूज़न को जो एलिट्रेशन से रिलेटेड यहाँ जो डेफिनेशन दिया हुआ है उसमें जो कन्फ्यूज़न है इन सबको क्लियर करना चाहते हैं, तो मैं फिगर्स ऑफ स्पीच के ऊपर 4 वीडियोज़ बना चुका हूँ। एक वीडियो में आपको 5 फिगर्स ऑफ स्पीच मिल जाएंगी, तो टोटल 20 फिगर्स ऑफ स्पीच मैं टीच कर चुका हूँ, जिसके 4 पार्ट्स आपको मिलेंगे। ये 4 पार्ट्स के वीडियो आपको यहाँ पर जो आई का बटन है इसमें मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप उन वीडियोस के लिंक को पा सकते हैं और उनको देख सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करता हूँ पहले आप उनको देख लीजिए, बहुत अच्छी समझ हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच फिगर्स ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ भी एक सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। कहा जा रहा है कि इस सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। तो चलिए सेंटेंस को देखते हैं, 7 सिस्टर्स स्लेप्ट साउंडली ऑन द सैंड। यहाँ पर जब मैं बोल रहा हूँ तो एक अलग तरह की आवाज़ निकल रही है, मतलब सेम आवाज़ निकल रही है। एक बार फिर से सुनिए, 7 सिस्टर्स स्लेप्ट साउंडली ऑन द सैंड, यानी यहाँ पर भी 7 सिस्टर्स स्लेप्ट साउंडली ऑन सैंड। आप समझिए, इसमें एस का प्रयोग, इसमें एस का प्रयोग, इसमें एस का प्रयोग और यहाँ पर एस का प्रयोग, और साउंड भी एक जैसा निकल रहा है। तो बार बार यानी अलग अलग वर्ड्स में जो स्पीच साउंड है वो आपका रिपीट हो रहा है। तो ऐसे में मैंने आपको बताया, इसके जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें यही बात आई थी, एलिट्रेशन के प्रयोग के बारे में उसका डेफिनेशन दिया गया था। तो यहाँ पर इस तरह का जो वर्ड यूज होता है वो आपका एलिट्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच फिगर ऑफ स्पीच इज मेंट टू बी अ टंग ट्विस्टर। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जिसको टंग ट्विस्टर भी कहा जाता है। टंग ट्विस्टर का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जो डिफिकल्ट होते हैं, जिनको बोलने में हम हकलाने लगते हैं या फिर जीभ की अच्छी खासी मशक्कत हो जाती है। तो वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जिसको टंग ट्विस्टर कहते हैं। तो ये है आपका नंबर डी पर एलिट्रेशन। एलिट्रेशन ये बार बार एक ही जैसा शब्द आता है, तो बोलते बोलते आदमी ऐसे लगता है जैसे कि वो फिसल रहा हो अपनी जुबान से और हकलाने लगता है, तो इसी को टंग ट्विस्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, एवरी डे एवरी नाइट एवरी वे पॉसिबल आई वांट टू बी सक्सेसफुल इन दिस फील्ड। आपको बताना है कि इस सेंटेंस में किस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है। तो आपको बता दें, ऐसा सेंटेंस जिसके प्रत्येक उपवाक्य के शुरुआत में सेम वर्ड का रिपीटेशन होता है,
वहाँ पर आपका इपैनाफोरा या फिर एनाफोरा, इसी को एनाफोरा भी कहते हैं, इसी को इपैनाफोरा भी कहते हैं। एनाफोरा या इपैनाफोरा का हिंदी अर्थ होता है आदि पुनरुक्ति या फिर अणवोदेश अलंकार। तो ये यही अलंकार है जो किसी सेंटेंस के प्रत्येक उपवाक्य के शुरुआत में सेम वर्ड को लाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ओ लाइफ आई नो नॉट व्हाट द वर्ड। इसमें भी वही बताना है कि किस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है एबव लाइन में। तो यहाँ पर सबसे बड़ा पहचान है एक्सक्लेमेशन मार्क का। यदि किसी सेंटेंस में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क मिलता है और साथ ही साथ आपको लगता है कि किसी को संबोधित किया जा रहा है, किसी को पुकारा जा रहा है, तो ऐसे में आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि वहाँ एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। एपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है संबोधन अलंकार। ठीक है, सबसे बड़ा पहचान है। आप नॉर्मली जिनको कुछ भी नहीं आता है, यदि वो किसी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क पाते हैं और उसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाता है तो आप 80% सही हैं यदि आप एपोस्ट्रॉफी को चुनते हैं। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तब की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझना चाहिए इस बात को कि जहाँ पर पुकारा जा रहा है, संबोधन किया जा रहा है, ये अर्थ आपको समझ में आएगा। तो वहाँ पर आपका एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो इस तरह यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच फिगर्स ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन लाइफ इज बेटर स्वीट। यहाँ आपको एक छोटी सी लाइन मिल रही है, आपको बताना है इस लाइन में किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान देना है, अगल बगल दो वर्ड्स हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक बिटर है तो दूसरा स्वीट है। इस तरह का आपको कहीं यूज मिल जाए, किसी सेंटेंस में मिल जाए जहाँ पर परस्पर दो विरोधी गुणों को एक साथ प्रेजेंट किया जाए, वहाँ पर आपका विरोधाभास अलंकार होता है। और विरोधाभास अलंकार की इंग्लिश होती है ऑक्सीमोरॉन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 या ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। तो आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच फिगर्स ऑफ स्पीच थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। यहाँ आपको बताना है कि वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें किसी वस्तु को या तो उसको ग्रेटर पेश किया जाता है जितना वो है उससे ज़्यादा, या तो उसको लेस यानी कम आंका जाता है, कम पेश किया जाता है जितना कि वो है, या तो उसको बहुत अच्छा पेश किया जाता है, या तो उसको हद से ज़्यादा खराब पेश किया जाता है जितना कि वो वास्तव में है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं सीधे शब्दों में, जब किसी बात को हम बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके या बहुत अधिक घटा करके पेश करते हैं तो वैसे में अतिशयोक्त अलंकार होता है। अतिशयोक्त अलंकार की इंग्लिश होता है हाइपरबोल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच फिगर ऑफ स्पीच द ग्रामर ऑफ वन फ्रेज इन इनवर्टेड इन द फॉलोइंग और लेटर फ्रेज। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर इन नहीं इज होना चाहिए। चलिए वो थोड़ा सा मिस्टेक है, उस पर ध्यान नहीं देंगे, हम अपने सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो सेंटेंस कह रहा है वो कह रहा है इन विच फिगर ऑफ स्पीच, कौन सा ऐसा अलंकार है जिसमें द ग्रामर ऑफ वन फ्रेज यानी एक वाक्यांश का जो ग्रामर है इज इन्वर्टेड वो उलट जाता है इन द फॉलोइंग बाद वाले या फिर लेटर फ्रेज, यानी कह सकते हो कि उसके जो पीछे फ्रेज आता है या जो बाद में फ्रेज आता है उसमें सब कुछ उलट जाता है, उसका उल्टा हो जाता है। ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ऐसा किस फिगर ऑफ स्पीच में होता है? तो ये आपका होता है ऑप्शन नंबर ए केशमस में। इसका हिंदी होता है व्यतिक्रम अलंकार या फिर पदबंध विपर्य अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच फिगर्स ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द डेथ वॉश अवे। यहाँ आपको बताना है जो यहाँ पर वर्ड्स आपको मिल रहे हैं डेथ वॉश अवे, इसमें किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें परस्पर यानी एक साथ अगल बगल मंगल भाषित यानी कोई ऐसी दुखद घटना है, कोई अमंगल बात है जिसको हम मंगल भाषित वर्ड में कहते हैं, जिसको हम मंगल भाषित पेश करते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि बहुत ही कड़वा, बहुत ही दुखद वर्ड है, लेकिन हम उसको बहुत ही अच्छे या फिर इजी वर्ड में पेश करते हैं जिससे हमें उतना दुख नहीं होता है सुन करके, तो उसको हम मंगल के रूप में पेश करने लगते हैं। तो सीधा सा अर्थ है, ऐसे में जब इस तरह का
सेंटेंस यूज होता है तो वहाँ पर मंगल भाषित अलंकार होता है, जिसको हम नंबर बी में आपको मिल जाएगा यूफेमिज्म कहते हैं। ये ऐसा अलंकार है जिसको मंगल भाषित अलंकार कह सकते हैं। यूफेमिज्म का हिंदी मंगल भाषित अलंकार होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं डेथ, डेथ जो आपका शब्द है ये मृत्यु के लिए आता है, इसका अर्थ है मृत्यु। तो मृत्यु आपका बहुत ही दुखद वर्ड है, इसको सुनते ही मन के अंदर बहुत वेदना होती है, लेकिन जब हम इसी को पास अवे का मतलब गुजर गए, तो ऐसा लगता है कि हम इजीली कह दिए, उतना दुख नहीं हुआ, थोड़ा सा इसके दुख को कम किया गया है यहाँ पर। ठीक है, आप इस बात को समझेंगे। तो बहुत ही कर्कश शब्द के स्थान पर थोड़ा सा नॉर्मल या फिर इजी वर्ड्स का जब हम प्रयोग करते हैं, अर्थ वही रहता है, तो वहाँ पर मंगल भाषित अलंकार होता है। तो ऐसे में यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच two opposite qualities are added to the same thing, this definition is of। यहाँ आपको एक परिभाषा मिल जाएगी, आपको बताना है कि ये परिभाषा किस फिगर ऑफ स्पीच की है। यहाँ पर परस्पर विरोधी गुणों को एक साथ व्यक्त करने की बात कही जा रही है, तो निश्चित रूप से ऐसा ऑक्सीमोरॉन में होता है, यानी विरोधाभास अलंकार में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही आपको मिल जाएगा, ऑक्सीमोरॉन। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। लेट नॉट एमिशन मोक देयर यूजफुल टोइल which figures of speech has been used in the above line। आपको बताना है कि यहाँ पर जो लाइन दी गई है इसमें किस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले इसके अर्थ को समझना जरूरी है। लेट नॉट एम्बिशन मोक, एम्बिशन मीन्स होता है महत्वाकांक्षा, और मोक मीन्स होता है उपहास उड़ाना। तो महत्वाकांक्षा को उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। किसकी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए? साधारण से लोग का, और टॉयल मीन्स काम। जो गांव के छोटे छोटे लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनके छोटे छोटे कामों का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। किसको नहीं उड़ाना चाहिए? एम्बिशन को, महत्वाकांक्षा को। तो यहाँ पर जो महत्वाकांक्षा है, जो आपकी फीलिंग्स है, वो प्रेजेंट की जा रही है लिविंग थिंग के रूप में, एक जीवित प्राणी के रूप में पेश किया जा रहा है, मानव के रूप में पेश किया जा रहा है, जो कि उपहास उड़ा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में एम्बिशन यहाँ पर आपका हो गया फीलिंग, तो इसको पेश किया गया लिविंग थिंग्स के रूप में। ऐसे में आपका जो फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है वो मानवीकरण अलंकार हो जाता है, जिसकी इंग्लिश है पर्सोनिफिकेशन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। वैसे यहाँ पर जो एम्बिशन है, जब हम पोएम पढ़ते हैं तो यहाँ पर एम्बिशन का अर्थ महत्वाकांक्षी भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ महत्वाकांक्षी हम नहीं लगाएंगे, महत्वाकांक्षा करके समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। विच फिगर्स ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन। आपको बताना है यहाँ जो नीचे लाइन मिल रही है इसमें किस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है। तो चलिए लाइन को देखते हैं। द स्नेक हिसेस का मतलब फुफकारना, जो सर्प होता है वो फुफकारता है। तो फुफकारना आप बिल्कुल समझ गए होंगे, यहाँ पर ध्वनि की तरफ संकेत किया जा रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर ध्वनि सूचक अलंकार होगा। ध्वनि सूचक अलंकार की इंग्लिश होती है ओनोमोटोपोइया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर पर्सोनिफाइड। यहाँ आपको बताना है 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में पर्सोनिफाइड यानी मानवीकृत वर्ड का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल जिसमें मानवीकरण अलंकार हो। तो सबसे पहले देखते हैं, रिवेंज एज एन इविल, बदला को एक बुराई के रूप में, तो यहाँ पर लिविंग थिंग की कोई बात ही नहीं है। स्विफ्ट एज विंड, हवा जितना फुर्त या फुर्तीला, तो यहाँ पर बिल्कुल लिविंग थिंग की बात ही नहीं की जा रही है। और नंबर सी को देखते हैं, थर्स्टी अर्थ, यहाँ जो अर्थ है तो प्यासी धरती, यानी धरती जो है वो प्यासी है। तो यहाँ पर जो धरती है इसको लिविंग थिंग के रूप में पेश किया गया, प्रेजेंट किया गया, जिसको प्यास तो आदमियों को लगती है, प्यास तो जीवित प्राणियों को लगती है, यहाँ पर धरती को प्यास लगी है, तो धरती को एज अ लिविंग थिंग के रूप में पेश किया गया। तो बिल्कुल कह सकते हैं यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन, यानी इसी को पर्सोनिफाइड किया गया है और इसमें पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। द फिगर्स ऑफ स्पीच विच कंसिस्ट इन द यूज ऑफ वर्ड विच सजेस्ट द सेंस बाय द साउंड। आपको बताना है कि वो कौन सा अलंकार है जिसमें साउंड के द्वारा भाव को व्यक्त किया जाता है। तो बिल्कुल साउंड की बात की जा रही है, आप समझ सकते हैं ये ओनोमोटोपोइया में होता है, यानी ध्वनि के सहायता से ध्वनि सूचक अलंकार। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, विच फिगर्स ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन। यहाँ पर जो नीचे दी गई लाइन है इसमें आपको बताना है किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। द फायर ऑफ पैशन, यहाँ पर इतना सब्जेक्ट का काम कर रहा है, बिल्कुल आप अच्छे से समझेंगे। द फायर ऑफ पैशन, पैशन संवेग, और द फायर मीन्स आग। यहाँ पर जो पैशन है उसको आग माना गया है, पैशन को आग मान लिया गया, ऐसा मेटाफर में होता है। और यहाँ जो मेटाफर है उसको एज अ सब्जेक्ट प्रेजेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी सही है, मेटाफर, यानी पैशन को आग मान करके बात की जा रही है, ठीक है, उसको अंधा बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, इन विच फिगर्स ऑफ स्पीच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स। यहाँ आपको मिल जाएगा लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स यानी निर्जीव चीजों को, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज यानी भावों को, थॉट एज लिविंग बीइंग, जीवित के रूप में माना जाता है, पेश किया जाता है या फिर व्यक्त किया जाता है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, जहाँ पर निर्जीव वस्तुओं को सजीव के रूप में पेश किया जाता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो बिल्कुल वहाँ पर पर्सनिफिकेशन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच यूज इन द लाइन गिवन बिलो। आपको बताना है कि यहाँ जो नीचे लाइन है इस लाइन में किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। तो चलिए लाइन को देखते हैं। दे वर स्विफ्टर देन ईगल्स, वे बाज से भी ज़्यादा फुर्तीले थे, तेज थे। एंड स्ट्रॉन्गर देन लायंस, और वो शेर से भी अधिक शक्तिशाली थे। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं, स्विफ्टर देन ईगल्स, बाज से भी ज़्यादा तेज। तो किसकी बात की जा रही है? उनकी बात की जा रही है। मानव हैं, मानव होते हुए बाज से भी तेज, अर्थात बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा है। कोई मानव इतना फुर्तीला हो ही नहीं सकता, ठीक है, लेकिन अलंकार के लिए ये बात कही जाती है। और यहाँ स्ट्रॉन्गर देन लायन, शेर से भी शक्तिशाली, तो यहाँ पर भी बहुत बढ़ा चढ़ा करके बात की जा रही है। ऐसे में बिल्कुल आप समझ गए होंगे किस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हो सकता है, तो वो है आपका हाइपरबोल यानी अतिशयोक्ति अलंकार। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, इवन दस लास्ट नाइट एंड 2 nights मोर आई ले एंड कुड विन द स्लीप। बिल्कुल आप समझ सकते हैं, ऐसे सेंटेंस जब आए तो आप बेहिचक आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर बी यानी अपॉस्ट्रॉफी को सेलेक्ट करेंगे। क्यों? आपको बताया मैंने कि जब इस तरह का सेंटेंस आए जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज हो, ऐसा लगे जैसे संबोधित किया जा रहा है, तो बिल्कुल आप अपॉस्ट्रॉफी सेलेक्ट करिएगा। चलिए अर्थ को एक बार समझते हैं। यानी लास्ट नाइट एंड 2 more nights, और 2 रात और आई ले, मैं लेट सकता था या फिर मैं लेटता हूँ, एंड कुड विन दी, और तुम्हें जीत सकता हूँ, स्लीप नींद, अर्थात कोई है जिसको नींद नहीं आ रही है तो वो कह रहा है कि 1-2 रात में मैं तुम्हें जीत लूँगा, अर्थात मुझे नींद आएगी। तो यहाँ पर वो नींद से बात कर रहा है, नींद को पुकार रहा है। स्लीप, इसके जस्ट बाद आपको एक्सक्लेमेशन मार्क मिल जाएगा। तो बिल्कुल यही आपको इंडिकेट करता है कि यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, द रिपीटेशन ऑफ वॉबल साउंड्स, यानी स्वर जो ध्वनियाँ हैं उनको रिपीट करने की बात हो रही है। इन अ सीक्वेंस यानी क्रम में, ऑफ नियर बाई वर्ड्स यानी बगल, यानी कह सकते हो कि बाद वाले शब्दों में जो कि एक सीक्वेंस में आ रही है, क्रम में आ रही हैं, उनमें वॉबल साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, दोहराई जा रही है, वो आवाज़ दोहराई जा रही है। तो ऐसे में कौन सा अलंकार होता है, उस अलंकार को क्या कहते हैं? तो आपको बता दें कि किसी वर्ड के सीरीज में या सीरीज ऑफ फ्रेज या फिर इन अ सिलेबल उच्चारण खंड में, तो ऐसे में एसनंस फिगर ऑफ स्पीच का यूज होता है। एसनंस की हिंदी होती है स्वर समता अलंकार। देख लीजिए ध्यान से, स्वर समता अलंकार एसनंस। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें क्रमागत वर्ड्स में या फिर सिलेबल में या फिर फ्रेसेस में समान स्वर वाले ध्वनियों को रिपीट किया जाता है, तो ऐसे में आपका स्वर समता अलंकार होता है, जिसे हम एसोनेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट, आर टू अ पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट आर आइडिया। आपको यहाँ बताना है कि जब हम किसी निर्जीव वस्तु को, किसी मृत वस्तु को
या फिर absent जो अनुपस्थित हो, जैसे कि भाव हो सकता है, या फिर किसी पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट को जब हम एड्रेस करते हैं, यानी किसी को भी एड्रेस करने की बात करते हैं। एड्रेस में पुकारना, सीधी सी बात है, पुकारना। मैंने आपको बताया था जब हम किसी को पुकारते हैं, यूज ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, ऐसे जो आपका चिन्ह होता है, यूज ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं वहाँ पर एड्रेस की बात होती है, चाहे वो डेड को एड्रेस किया जा रहा हो, या फिर एब्सेंट आइडिया को एड्रेस किया जा रहा हो, या फिर पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट या फिर आइडिया हो, किसी को भी एड्रेस करने की बात हो रही हो, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ हुआ, तो आपको बताना है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। तो बिल्कुल आप समझ चुके होंगे, वहाँ पर एपोस्ट्रॉफी यानी संबोधन अलंकार का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज द फिगर्स ऑफ स्पीच व्हेन द रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली द अपोजिट। आपको बताना है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है जब अर्थ बिल्कुल उल्टा हो जाता है ऑफ दैट विच इज एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड अपेरेंटली। आपको बताना है कि जब किसी ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है और उस शब्द का अर्थ बिल्कुल उल्टा होता है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, आयरनी। आयरनी का अर्थ ही होता है व्यंग्यालंकार या फिर हास्यजनक अलंकार। यहाँ पर जो शब्द यूज किया जाता है उस शब्द की मीनिंग एग्जैक्टली वो मीनिंग नहीं होती है, बल्कि उसका अर्थ कुछ और ही होता है, जो व्यंग के लिए या फिर हंसी के लिए, यानी दो अर्थी होता है। आप समझ लीजिए दो अर्थी शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो बिल्कुल वहाँ पर आयरनी होता है, जिसे हम व्यंग्यालंकार या हास्य अलंकार कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट फिगर्स ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन। आपको बताना है यहाँ पर एक लाइन दी गई है, इस लाइन में किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। तो चलिए देखते हैं, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया, यानी अरब के सारे परफ्यूम मिल करके, इत्र मिल करके, कैन नॉट स्वीटन यानी सुगंधित नहीं कर सकते हैं दिस लिटिल हैंड। यहाँ पर मैकबेथ की बात हो रही है। मैकबेथ जब क्या करता है, वो मर्डर कर देता है, तो मर्डर करने के बाद उसके हाथ खून से सने रहते हैं। उसके बाद जाता है वो अरब सागर में, उसको धोता भी है, धोने के बाद भी कहता है कि यदि अब मेरे हाथों में पूरे अरब के इत्र को, सुगंध को मिला दिया जाए, तो भी मेरे हाथों से ये दुर्गंध, जो अपराध का दुर्गंध, वो जाने वाली नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया, यानी पूरे अरब के इत्र, यानी पूरा अरब का इत्र मिल करके भी नहीं ऐसा कर सकता है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति नहीं है, यानी पूरा अरब का इत्र मिला दिया जाए, कितना इत्र हो जाएगा, कितनी सुगंध हो जाएगी, फिर भी एक छोटे से हाथ वो सुगंधित नहीं कर पाएंगे, यानी उसकी दुर्गंध को दूर नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर बहुत बढ़ा चढ़ा करके बात कही जा रही है। ऐसे में आपका, तो ऐसे में जो आपका ऑप्शन सही होता है वो है ऑप्शन नंबर सी, हाइपरबोल। तो दोस्तों, यदि आप फिगर्स ऑफ स्पीच में अच्छी पकड़ चाहते हैं तो मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरी जो वीडियोस फिगर्स ऑफ स्पीच के ऊपर अपलोड की गई हैं उनको जरूर देखिए। 4 वीडियोस हैं, एक वीडियो में आपको 5 फिगर्स ऑफ स्पीच मिलेंगी, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप नीचे देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, देख लीजिए उसको, बहुत अच्छी पकड़ होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट करिए और मुझे मोटिवेट करिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जोश नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।